बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। पहले तो आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से आपका मशकूर हूँ। आईसीसी वर्ल्ड टी20 जॉस बटलर की क़यादत में खेलने वाली इंग्लिश टीम की कामयाबी पर अपने अख्ताम को पहुँचा। लेकिन इंग्लैंड की टीम का ऑस्ट्रेलिया में वनडे क्रिकेट का सफ़र कुछ इतना अच्छा रहा नहीं और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने नए कप्तान पैट कमिंस के साथ आड़े हाथों लिया है इंग्लिश टीम को, जो कि 50 ओवर की भी वर्ल्ड चैंपियन है। पाकिस्तान टीम वापस वतन पहुंच चुकी है और इंग्लैंड की टेस्ट टीम जो है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच रही है बैन स्टोक की क़यादत में। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने जिस टीम का इंतखाब किया है उसके ऊपर हमने अपनी लास्ट वीडियो की थी और आज कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम की, जिनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। ही इज़ नाउ 34 और बहुत सारे लोगों का ख्याल यह है कि फवाद आलम जो कि 2009 में टेस्ट टीम में डेब्यू करते हैं, फिर उसके बाद उनकी 11 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी होती है। उन्होंने अच्छा सर्व किया, 4 सेंचुरियाँ इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के बाद स्कोर करने में कामयाब रहे तवील दौरानिए के क्रिकेट में। उनके स्टांस को लेकर, उनके खेलने के अंदाज़ को लेकर बड़े सवालात हुए, लेकिन फवाद आलम जिन्होंने फ़िटनेस के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन्स के अंबार लगाए और वो अपनी जगह डटे रहे और उन्होंने बताया कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती और अगर आप फोकस हैं अपने गेम के ऊपर तो कभी आपको मायूसी होगी नहीं। देर से सिला मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर और सब्र का फल मीठा होता है और फवाद आलम इसकी एक ज़िंदा मिसाल है। बट फवाद आलम टीम से ड्रॉप हो गए हैं जनाब, और फवाद आलम के जो चाहने वाले हैं वो सवाल कर रहे हैं कि जी क्या फ़वाद आलम के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, उनको चंद इनिंग की परफॉर्मेंस की बुनियाद बनाकर टीम से ड्रॉप करना क्या इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करता है। 8 अक्टूबर 1985 को कराची में पैदा होने वाले फवाद आलम 37 साल के हैं और बाएं हाथ के बैट्समैन जो पाकिस्तान के लिए 19 टेस्ट, 38 एक रोज़ा मैच और 24 टी20 मैच के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने अपने मैचों की डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है और कुछ करीब हैं 14,500 रन के और 42 सेंचुरियाँ उनके क्रेडिट पर हैं। 55.520 उनकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट की एवरेज है और टेस्ट क्रिकेट की जो उनकी एवरेज है 38.88। अब फवाद आलम जिन्होंने 19 टेस्ट मैचों की 30 इनिंग में 4 मरतबा नॉट आउट रहते हुए 1011 रन स्कोर किए, 168 उनका बेहतरीन स्कोर और 5 सेंचुरियाँ 2 निफ सेंचुरियाँ बनाने में वो कामयाब हुए। अगर उनकी हालिया कारकर्दगी की मैं बात करता हूँ तो फवाद आलम की जो है वो जनाब टीम में वापसी हुई थी अंडर कैप्टनसी बाबर आजम और 2019-20 में वो इंग्लैंड में जो है वो 2 टेस्ट मैच खेले थे और इन 2 टेस्ट मैचों में फवाद आलम ने 3 इनिंग में 21 रन स्कोर किए थे, बट उनको मौका मिला और न्यूजीलैंड में जाकर उन्होंने अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित किया और 2 टेस्ट मैचों की 4 इनिंग में वो 129 रन बनाने में कामयाब रहे, जहां उन्होंने एक सेंचुरी भी स्कोर की। फिर साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ 2 टेस्ट मैचों की 4 इनिंग में होम ग्राउंड पर वो 170 रन बनाने में कामयाब हुए, यहाँ भी वो एक सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। फिर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ न्यूजीलैंड में 2 टेस्ट मैचों में 145 रन करने में वो कामयाब रहे, वहाँ भी उन्होंने एक सेंचुरी स्कोर की और फिर वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ 3 इनिंग में वो 180 रन बनाने में कामयाब रहे और 124 रन की शक्ल में वो सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। लेकिन आखिरी जो उनकी 3 टेस्ट सीरीज़ हैं और वो कुछ इतनी अच्छी नहीं रही, वहाँ सेंचुरी बनाना तो दूर की बात है, वो सिर्फ एक निफ सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। पहले बांग्लादेश के 2 टेस्ट मैचों में वो सिर्फ 58 रन कर सके और वहाँ पर उन्होंने एक 50 किया। फिर बॉर्डर कादिर ट्रॉफ़ी जो पाकिस्तान में हुई, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर 3 टेस्ट मैचों की 4 इनिंग में वो सिर्फ 33 रन बना सके, जहाँ उनका बेहतरीन स्कोर 13 रहा और इस साल जुलाई में श्रीलंका के ख़िलाफ़ उनको एक टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला, जहाँ उन्होंने 25 रन स्कोर किए और उनका 24 बेहतरीन स्कोर रहा। तो ये एविडेंस तो चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम के लिए काफ़ी थे। आखिरी 6 टेस्ट मैचों में एक निफ सेंचुरी और कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में फवाद आलम ने रन्स किए हैं इस सीज़न में, बट उनसे आगे काफ़ी बैट्समैन हैं। उस्मान सलाउद्दीन टॉप 3 बैट्समैनों में शामिल हैं, लेकिन उनको टीम में शामिल नहीं किया गया और उन्होंने लिखा कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो वो खासे दिल बर्दाश्ता हैं।
लेकिन क्या कर सकते हैं, परफॉर्म करना उनके हाथ में, लेकिन सेलेक्ट वो अपने आप को खुद कर नहीं सकते। 2018 में हेडिंगले लीड्स पर सरफराज अहमद की क़यादत में उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया था इंग्लैंड के ख़िलाफ़, और वो ख़ास पुर उम्मीद थे सीज़न में परफॉर्मेंस के ऊपर, लेकिन चीफ सेलेक्टर का ये कहना कि एक सीज़ की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या हम किसी को मुंतखब कर सकते हैं। सऊद शकील इस सीज़न में खासा अच्छा खेले हैं, 5 उन्होंने सेंचुरियाँ स्कोर की हैं, और वो इससे पहले भी टीम में आए लेकिन उनको खेलने का मौका नहीं मिला, और क्या यहाँ पर वो खेल पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। फवाद आलम की अगर मैं बात करता हूँ तो उन्होंने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और बहुत पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा फोकस रहे अपने खेल के ऊपर। मुझे लग रहा था कि फवाद आलम श्रीलंका में ही ड्रॉप हो जाएंगे, बट उनको एक मैच खेलने का मौका मिला, वहाँ पर वो एक बड़ी इनिंग नहीं खेल सके, और ये होना था, ये मुझे लग रहा था कि ऐसा होगा, और फवाद आलम जो है वो टीम में जगह बनाने में कामयाब नहीं हो सके। अब आगे फवाद आलम होते हैं या नहीं होते, क्योंकि एक मसला जो है वो ये है कि फवाद आलम का विकेट पर रुक कर, क्योंकि अब T20 T10 और उसके साथ वनडे क्रिकेट में जो जारहा मिजाजी नज़र आ रही है, अब वो दौर नहीं रहा कि आप पूरे दिन बैटिंग कर रहे हैं, 90 रन बनाकर नॉट आउट जा रहे हैं। अब इन चीज़ों का कोई फ़ायदा है नहीं। और मैं चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम से बात कर रहा था, तो मैंने उनसे ये पूछा कि जिस तरह आईसीसी वर्ल्ड T20 में बड़े सवालात रहे कि बाबर आजम और रिजवान जो हैं जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, पहले 6 ओवर में हमको हार्ड हिटिंग बैटिंग करने की ज़रूरत है, और इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे रिजवान, और उनका खेलने का एक मखसूस अंदाज है। अब ये मसला हम टेस्ट क्रिकेट में भी फेस करेंगे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में अब जो टीमें हैं वो तेज़ खेल रही हैं, और 3 और लगभग कुछ ऐसे भी दिन हैं जहां पर वो 4 साढ़े 4 की रन औसत के साथ बल्लेबाजी करती हैं, बट पाकिस्तान टीम को हम देखें तो वो 2 सवा 2 से ज़्यादा आगे जाते नहीं हैं। तो आप एक अच्छा दिन गुजार दें, रन नहीं करें, और अगले दिन आकर आपकी कोई विकेटें गिर जाएं, सामने वाली टीम रन्स लगा दे स्कोर बोर्ड पर, तो वो जो आप पीछे का दिन गुजार के गए हैं, कम विकेटें आपने गिराई हैं, स्कोर बोर्ड पर आपने रन नहीं किए हैं, वो सब पानी हो जाता है, वो सब रायगा हो जाता है। तो वसीम का कहना ये था कि हमने जो ये इंग्लैंड के खिलाफ टीम को इंतखाब किया है, बैटिंग में इस चीज़ को हमने मद्देनजर रखा है कि हमने स्कोर बोर्ड चलाना है, तेज़ खेलना है, रन औसत को तेज़ करना है। अब देखें जो उन्होंने कहा है, जिस तरह उन्होंने टीम मुंतखब की है, ये चीज़ तो अब मैचों के दौरान ही दिखाई देगी, और क्या ऐसे होगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। बट अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान टीम की, पाकिस्तान टीम के मिडल ऑर्डर की, तो अब नए खिलाड़ियों की टीम में वापसी हो रही है, पुराने खिलाड़ी आहिस्ता आहिस्ता जगह छोड़ रहे हैं। बट बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि फवाद आलम जिस अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं, उनके पास वसी तजुर्बा है, ठीक है कि वो 37 साल के हैं, आखिरी 6 टेस्ट मैचों में वो 150 कर सके हैं, लेकिन पाकिस्तान की कंडीशन में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उनको मौका मिलना चाहिए था, वो कारगर साबित हो सकते थे, वो रन्स कर सकते थे, उनको रन्स करना आते हैं, थोड़ा जल्दी कर गए, और उनको मौका मिलना चाहिए था, उनके साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी हो गई। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर फवाद आलम होते भी इस स्क्वाड में, तो जो फ़िलहाल मैं खाका देख रहा हूँ टीम का बनता हुआ, माँ वो एडजस्ट होते हुए मुझे दिखाई दे नहीं रहे थे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दिल खट्टा हो गया और दिल से उतर गए, कुछ ऐसा मामला मुझे लग रहा था। क्योंकि देखें अब्दुल्ला शफीक हैं, इमाम इनिंग का आगाज़ कर रहे हैं, और शान मसूद की टीम में जगह नहीं बन पा रही है। फिर अज़हर अली हैं, वो भी जनाब अब चल चलाओ वाला टाइम है उनका, और मेरी बेस्ट विशेज़ उनके साथ हैं कि वो अपने टेस्ट मैचों की सेंचुरी मुकम्मल करें, और उनके लिए बड़ा क्रूशल होगा ये इंग्लैंड का जो पाकिस्तान का दौरा है, ये 3 टेस्ट मैच उनको रन्स करने होंगे, वरना उनके लिए मसाइल हो सकते हैं। फिर बाबर आजम नंबर 4 पर हैं, और नंबर 5 पर जिस तरह श्रीलंका में बल्लेबाजी की है सलमान अली आगा ने, वो मुझे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर नंबर 6 पर हमारे टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान हैं। तो अब यही स्लॉट था। तो हमने देखा कि श्रीलंका के खिलाफ इस साल जुलाई में जो है वो फवाद आलम को ड्रॉप किया गया था। तो यहाँ पर अगर फवाद आलम होते भी, तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो प्लेइंग 11 में जगह बना पाते। अब सऊद शकील को हम लेकर आए हैं, और शान मसूद मौजूद हैं। मैंने पूछा चीफ सेलेक्टर से कि जिस तरह T20 क्रिकेट में हमने शान मसूद को जो है बाबर रिजवान की अदम मौजूदगी में हमने उनको नीचे बल्लेबाजी करने के लिए टीम में मुंतखब किया, उन्होंने परफॉर्म भी करके दिया, तो क्या ये ऑप्शन टेस्ट क्रिकेट में भी हम यूटिलाइज़ कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि देखें मैंने तो टीम में मुंतखब कर लिया है, अब ये सवाबदीदी इख्तियार है टीम मैनेजमेंट का, शान को उनको प्लेइंग 11 में रखना है या नहीं रखना। लेकिन दूसरी तरफ फवाद आलम के लिए
अब दीवारें ऊंची हो गई हैं। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट में वैसे तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई चीज़ उर्फ़ आखिर नहीं होती, और कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल इख्तिताम नहीं होता। जिस तरह फवाद आलम 11 साल बाद वापस आए, हो सकता है कि उनको एक बार फिर खेलने का मौका मिल जाए, लेकिन इस बार ईमानदारी से मैं बताऊं आपको कि जिस तरह फवाद आलम हर टेस्ट टीम अनाउंस होती थी, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर बड़ा शोर मचता था, इस बार हुआ नहीं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मेरे ट्वीट का आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने जो फवाद आलम के हवाले से ट्वीट किया, देखिए मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों के लिए आवाज़ उठाऊं और उनके लिए आवाज़ बनूं जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मैंने जिस तरह अपनी इस गुफ्तगू में आपसे कहा कि बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि नहीं, फवाद आलम को होना चाहिए था, एक चांस उनको मिलना चाहिए था। मैं अपनी इस बात पर कायम हूँ, और ठीक है, सऊद शकील ने रन्स किए हैं, परफॉर्मेंस की है, उनको मौका नहीं मिला, बट उनके पास टाइम था। एक मौका और देते थे आप फवाद आलम को, जो आपने नहीं दिया। तो दरवाजे जो हैं वो बंद हो गए हैं, कुंडी लग चुकी है, और ताला जो है वो डाल दिया गया है फवाद आलम की वापसी के हवाले से। अभी लॉक नहीं किया गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतना आसान होगा नहीं फवाद आलम का दोबारा टीम पाकिस्तान में शामिल होना। बाकी उनके लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं, फाइटर हैं, उन्होंने कभी हथियार नहीं डाले, कभी उन्होंने गिव अप नहीं किया। तो बेस्ट ऑफ लक फवाद आलम, और फवाद आलम के चाहने वालों से यही कहूँगा कि जनाब दुआओं में बड़ा असर होता है, आप उनके लिए दुआ करें। और फवाद आलम 11 साल बाद टीम में आए हैं, लेकिन अब उनकी उम्र बढ़ गई है। वो जब 11 साल बाद टीम में आए थे तो 26 साल के थे, अब जब आए तो वो जनाब 37 साल के हो गए हैं। तो उनके लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं। खिलाड़ी कभी बूढ़ा नहीं होता, और खिलाड़ी जो है वो अपनी परफॉर्मेंस के साथ हमेशा किताबों में ज़िंदा रहता है। तो फवाद आलम ने किया है, फवाद आलम ने परफॉर्म किया है। क्लास कहते हैं परमानेंट होती है, फॉर्म टेम्परेरी होती है। होप फॉर द बेस्ट। दुनिया में कभी कुछ आखिर नहीं होता। तो फवाद आलम ने जितना परफॉर्म किया है, फवाद आलम ने जितनी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के, उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट खेले हैं। 2009 में वो आईसीसी वर्ल्ड टी20 यूनुस खान की क़यादत में जो पाकिस्तान जीता था, उस स्क्वाड का वो पार्ट थे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे गुफ्तगू का यह सिलसिला जारी रहेगा। सवालात का मैं इंतज़ार करूँगा, आपके आने वाली वीडियोज़ में आपके सवालात के जवाब देंगे। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।